बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले टाइटल को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, चैप्टर नंबर 14 और इसका टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टूडेंट्स शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हम बात कर लेंगे कि जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो बेसिकली टेम्परेरी है, वो सारे का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड कर रहा है उस कंडक्टर में फ्लो करने वाले इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता रहेगा उस कंडक्टर की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद रहेगा। जैसे ही करंट का फ्लो खत्म हो जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा। तो वो कंडक्टर जो बेसिकली टेम्परेरी मैग्नेट है उस टेम्परेरी मैग्नेट को हम नेम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और फिजिक्स की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को डील करती है उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम नेम देते हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इस पूरे चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक करंट हो तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से फिर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स क्या है, उसके सारे रिलेशंस आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है ऑब्वियसली, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो किस तरह का है, उसकी डायरेक्शन किस तरह से हम फाइंड करेंगे और उसके रिलेशंस किस तरह से फाइंड करेंगे। हेडिंग मेंशन कर लेंगे जी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर भी कह सकते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर भी कह सकते हैं। कि फर्ज करें हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, सपोज इस शेप में है, ये एक स्ट्रेट वायर स्ट्रेट कंडक्टर है और यहां पे हमने इसको सोर्स दे दिया है ईएमएफ का, ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो इस वायर में करंट फ्लो करने की वजह से इस वायर की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बेसिकली सर्कुलर शेप का होगा। मैं यहां पे उसकी ओरिएंटेशन शो कर लेता हूं कि इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पे शो हो जाएगा। हमें किस तरह से पता चलेगा, अगर हम यहां पे कंपास नीडल रख देंगे तो उसकी जो नीडल है कंपास की वो डिफ्लेक्ट करेगी। नीडल डिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि इसकी सराउंडिंग में यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंस किस पे है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। और फिर आप कंडक्टर से जितना दूर जाते जाएंगे उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी और जितना आप कंडक्टर के करीब आते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा इंक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का आर के साथ इनवर्स रिलेशन है। आर बेसिकली क्या है, आर है कंडक्टर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमिन करना चाह रहे हैं। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो मैं इसको कंबाइन फॉर्म में यूं लिख लूंगा कि बी इट इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 2 पाई और यहां पे आ जाएगा आई बाय आर उसी तरह से ये वाला आ जाएगा। अब ये जो म्यू नोट बाय 2 पाई है ये बेसिकली यहां पे कांस्टेंट है। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको चले यूं भी लिख सकते हैं म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय द 2 पाई आर। अब यहां पे इससे रिलेटेड एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं, देखें करंट के साथ डायरेक्ट है और आर के साथ यहां पे इनवर्स है। अगर मैं यहां पे करंट को कांस्टेंट रख दूं, इफ आई इज द कांस्टेंट, तो इसका मतलब कि जो B का रिलेशन है वो R के साथ इनवर्स हो जाएगा। और अगर हमने रेशो फाइंड करनी हो, फर्ज करें दो डिस्टेंसेस गिवन हैं, उन दो डिस्टेंसेस पे उन दो पॉइंट्स पे हमने फील्ड फाइंड करना हो तो देखें B1 बाय B2 इट इज इक्वल टू R2 बाय R1, ये रेशो भी फाइंड की जा सकती है। और अगर यहां पे ये लिख दिया जाए कि इफ R इज द कांस्टेंट, कि अगर जो पॉइंट का डिस्टेंस है अगर वो सेम है
तो ऑब्वियसली फिर करंट का ये B का I का डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा और रेशो क्या बन जाएगी, B1 बाय B2 इट इज इक्वल टू I1 बाय I2। तो ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप इजीली उनकी रेशो भी बना सकते हैं और सारे क्वेश्चन भी यहां से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है तो मैग्नेटिक फील्ड उस की वजह से उस पे जो फोर्स लगती है कंडक्टर पे, उस फोर्स का रिलेशन हमने निकालना है। हेडिंग लिख लेंगे जी, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर पड़ा हुआ है तो उस पे हमने फोर्स फाइंड करनी है। अब वो फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है वो सारे फैक्टर्स यहां पे लिख लेंगे। सो याद रखिएगा, उस वायर में फ्लोइंग करंट जितना ज्यादा होगा उस कंडक्टर पे फोर्स भी उतनी ज्यादा लगेगी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट, और फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड। जितना मैग्नेटिक फील्ड उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी फोर्स ज्यादा लगेगी, और फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है ओरिएंटेशन ऑफ द वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड, कि आपने उस करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा किस तरह से है, पैरेलल रखा है, परपेंडिकुलर रखा है। तो यहां पे इसका जो रिलेशन डायरेक्टली यहां पे लिख लेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द साइन थीटा। इन सभी फैक्टर्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि F इट इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। थीटा बेसिकली क्या है, थीटा बेसिकली एंगल है बिटवीन द लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है, और लेंथ की जो डायरेक्शन है सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट की सेम डायरेक्शन में ही होगी यहां पे। अब इसके केसेस हम बना लेते हैं। केसेस किस तरह से है कि अगर थीटा इट इज इक्वल टू 0 डिग्री, कि अगर जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ी हुई है, यानी कि जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है सेम उसी ओरिएंटेशन में वायर पड़ी हुई है, पैरेलल है, या आप इसको कह सकते हैं एंटी पैरेलल यानी कि 180 डिग्री पे। तो देखें साइन 0 पे भी 0, साइन 180 पे भी 0, तो इसका मतलब फोर्स दैट वुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से एक एमसीक्यू तो ये बन गया। ये मैं सारे उस तरह से शॉर्ट फॉर्म में एमसीक्यू ही बना रहा हूं फार्मूले के जरिए, ताकि आपको फार्मूला याद होगा तो आप आसानी से उसके एमसीक्यू भी बना सकते हैं, उसके एमसीक्यू का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। कि अगर एक वायर मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल पड़ी हुई हो या एंटी पैरेलल पड़ी हुई हो तो उस पे लगने वाली फोर्स दैट वुड बी इक्वल टू द 0। अब हम बात करेंगे यहां पे कि अगर थीटा इट इज इक्वल टू द 90 डिग्री, यानी कि वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, तो देखिए साइन 90 इज इक्वल टू द 1, तो फोर्स जो होगी दैट वुड बी द मैक्सिमम फोर्स। और मैक्सिमम फोर्स कितनी होगी जी, ILB, ये मैक्सिमम फोर्स होगी। यहां से आप एक एमसीक्यू भी बना सकते हैं कि एक वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, यानी कि 90 डिग्री बना रही है, तो हमने बताना है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ये मैं एमसीक्यू की स्टेटमेंट को दोबारा बता देता हूं, चलो मैं यहां पे मेंशन भी कर लेता हूं। एमसीक्यू क्या है जी, हमने फाइंड करने हैं जी फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हमने फाइंड करनी है। और एंगल हमें बताया गया है थीटा। मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है वायर, करंट कैरिंग वायर पड़ी हुई है, और उसका एंगल कितना बन रहा है जी, थीटा। मैं शॉर्ट फॉर्म में उसका सॉल्यूशन लिख लूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू यहां पे देखने को मिले। तो देखिए स्टूडेंट्स, फार्मूला होता है जी F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो जब 90 डिग्री की बात की तो साइन 90 हो गया 1, तो यहां पे जो फोर्स बच जाएगी दैट वुड बी इक्वल टू ILB। लेकिन हमें तो चाहिए थी फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो क्या करेंगे जी, इधर भी लेंथ से डिवाइड कर दे, सिंपल इस तरह से भी लेंथ से डिवाइड कर दे। तो देखें ये लेंथ इस लेंथ के साथ कैंसिल हो गई, तो जो आंसर बनेगा दैट इज इक्वल टू द IB, यानी कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है दैट इज इक्वल टू द IB। ये कब होगा, जब वायर परपेंडिकुलर पड़ी होगी। परपेंडिकुलर नहीं पड़ी हुई, किसी और ओरिएंटेशन पे है, तो आप साइन थीटा उसके साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं, या जो भी एंगल दिया होगा उस एंगल के लिहाज से आप वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस फोर्स की डायरेक्शन के बारे में। तो यहां पे हेडिंग लिख लेंगे जी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो डायरेक्शन के लिए हम रूल यूज कर सकते हैं
लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, हम राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें इसका जो रिलेशन देखें, मैं फार्मूले में अगर हम बात करें तो जो F इट इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। तो देखें फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में आपने क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा होगा, A क्रॉस B। तो यहां पे देखिए ये L क्रॉस B, तो सेम उसी तरह से आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल कि लेंथ कंडक्टर लेंथ के ऊपर हाथ रखें फर्स्ट फिंगर, उसको कर्ल करें टुवर्ड्स द B, L के ऊपर इस तरह से हाथ रखें, इसको B की तरफ कर्ल करें, तो जो थंब होगा ये डायरेक्शन शो करेगा फोर्स की। या आप इसको फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड पाम रूल। और राइट हैंड पाम रूल सबसे सिंपलेस्ट रूल है जिसको आप इंतहाई आसानी के साथ इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहां पे मेंशन भी कर सकता हूं राइट हैंड रूल, या उसको यूं लिख लें बाय द राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल बेसिकली क्या है? राइट हैंड पाम रूल में देखें ये जो थंब है ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये जो फिंगर है मिडिल फिंगर ये शो करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो नॉर्मल टू द पाम है जो अभी आपकी तरफ आ रहा है इस तरह से, अगर मैं ऐसे करूंगा तो नॉर्मल टू द पाम ये छत की तरफ है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो नॉर्मल टू द पाम ऐसे ग्राउंड की तरफ है, इस तरफ करूंगा तो नॉर्मल टू द पाम इस तरफ है। तो ये जो नॉर्मल टू द पाम है ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है, और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। तो आप इसको आसानी के लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए आप इसको कहें कि आप इस फिंगर्स को इसके साथ मिला लें और आप कहें कि ये सारी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही हैं, ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है, और ये नॉर्मल टू द पाम जो आपकी तरफ है ये नॉर्मल टू द पाम ये फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट आप उसी तरह से सुन के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जरा यहाँ पे क्लियर हो जाए। एक फर्ज करें यहां पे एक बार मैग्नेट है, ये उसका ये मैग्नेट पड़ा हुआ है नॉर्थ पोल, और यहां पे ये एक मैग्नेट है ये साउथ पोल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पड़ा हुआ है, और यहां पे एक वायर है, ये एक वायर है, और इस वायर में जो करंट की डायरेक्शन है फर्ज करें वो अपवर्ड है, यानी कि ये मैं डायरेक्शन ऑफ करंट को बना देता हूं कि ये करंट यहां पे इस तरह फ्लो कर रहा है। तो ऑब्वियसली करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, तो हमने बताना है कि इस कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन हमने बतानी। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि हमने फाइंड क्या करना है जी, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या रूल यूज करेंगे जी, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या है जी, मैंने भी आपसे शॉर्ट फॉर्म में शेयर किया कि ये जो थंब है ये शो करेगा करंट की डायरेक्शन, और ये वाली जो मिडिल फिंगर है ये शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो आप आसानी के लिए क्या करें कि ये सारी फिंगर्स को साथ मिला लें, और अब ये सारी फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे आसानी के लिए। तो अब जरा देखें, आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो आपने क्या करना है नॉर्थ से साउथ की तरफ ये फिंगर्स ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जिस तरफ करंट है उस तरफ थंब कर देंगे। देखें नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट इस तरह शो कर रहा है, तो देखिए करंट की डायरेक्शन यहां पे आ गई। अब जो नॉर्मल टू द पाम है वो आप यहां पे देख रहे होंगे कि नॉर्मल टू द पाम वो किधर है जी, इनटू द पेज। इनटू द पेज के लिए इनटू द सरफेस। तो यहां पे डायरेक्शन जो फोर्स होगी, चले मैं उसको यूं लिख लेता हूं कि जो फोर्स है दैट वुड बी द इनटू द पेज। इनटू द पेज आप इसको किसी भी ओरिएंटेशन में रख के आप उसका आंसर डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे आप इसको बना सकते हैं। अब अगर हम इस बी का मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स की बात करें, यहां पे लिख लेंगे जी यूनिट्स ऑफ द बी। तो यूनिट ऑफ द बी जो इसका एसआई यूनिट है दैट इज द टेस्ला। आप यहां पे लिख लेंगे 1 टेस्ला, और 1 टेस्ला जो है 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और यहां पे जो टेस्ला है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4 गाज। ये भी आप उसके डिफरेंट यूनिट्स उसके बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स की, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की हेडिंग मेंशन कर देंगे जी, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, जैसे आपने चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, सेम उसी पैरामीटर पे डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया, पासिंग थ्रू द एरिया नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फार्मूला यहां पे आप लिख लेंगे
कि फाई इट इज इक्वल टू बी डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने पढ़ा था ई डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स में है बी डॉट ए। इसको जब आप ओपन करेंगे फाई बी, तो दिस वुड बी द बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब ये जो एंगल थीटा है ये किस किस के दरमियान है? ये है मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया। ये सरफेस एरिया के दरमियान एंगल नहीं है, ये वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल है। इसके डिफरेंट केसेस बना सकते हैं, क्योंकि अगर 0 डिग्री की हम बात करें, थीटा इट इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे आप जानते हैं कि cos जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, तो जो फाई है दैट वुड बी इक्वल टू बी ए मैक्सिमम। और अगर हम थीटा इट इज इक्वल टू 90 डिग्री की बात करें तो cos 90 0 हो जाता है, तो फ्लक्स इट वुड बी इक्वल टू 0 बन जाएगा। यहाँ पे 180 पे भी जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि 180 पे cos की वैल्यू जो है वो -1 में आ रही होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। देखिए सिंपल फार्मूले की अगर हम बात करें तो ये है फाई इट इज इक्वल टू बी ए। सिंपल मैंने फार्मूले की अगर हम बात करें तो यहां से अगर मैं बी की बात करूं तो बी इट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जी? फाई बाय ए। तो ये क्या है जी? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स पर यूनिट एरिया इट इज नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये यहां पे इसको मेंशन कर लेते हैं, फ्लक्स डेंसिटी। इसको आप मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं। अगर हम इसके यूनिट की बात करें फाई की, यानी कि फ्लक्स की यूनिट की बात करें, यहां पे लिख देंगे जी यूनिट्स ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो इसका ऐसा यूनिट है दैट इज द वेबर। ये वेबर इसका ऐसा यूनिट है। अब हम बात करेंगे यहां पे, और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू बनते हैं वो इसमें ओरिएंटेशन से रिलेटेड आ जाते हैं, एंगल की डिपेंडेंस के लिहाज से आ जाते हैं कि किस एंगल पे जो फ्लक्स है वो अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो कॉज के लिहाज से, जहां पे कॉज हाफ होगा वहां पे फ्लक्स भी हाफ हो जाएगा। आप जानते हैं कि कॉज हाफ होता है 60 डिग्री पे, क्योंकि cos 60 इज इक्वल टू 1/2। तो जहां पे कॉज हाफ वहां पे फ्लक्स भी अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आप यहां पे एमसीक्यू भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे अबाउट द एम्पेयर्स लॉ। हेडिंग यहां पे मेंशन कर लेंगे जी एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ सबसे पहले देखेंगे कि अप्लाई कहां पे होता है और अप्लाई करने की रीजन क्या है, हम क्यों एम्पेयर्स लॉ यूज करते हैं। सो जब भी हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करनी हो तो हम एम्पेयर्स लॉ यूज करते हैं, और ये हम क्लोज्ड सरफेस के ऊपर, क्लोज्ड लूप के ऊपर हम लगाते हैं, जिसको हम एम्पेरियन पाथ भी कह सकते हैं। यहां पे मैं एक डायग्राम बनाता हूं। फर्ज करें ये एक वायर है यहां पे, और ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और इसकी सराउंडिंग में इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो सेम वही वाला रिलेशन देखें कि B का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और B का R के साथ इनवर्स रिलेशन। R क्या है? इस कंडक्टर से जो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, फर्ज करें इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी कि यहां से लेके यहां तक फर्ज करें ये R है, जितना R बढ़ता जाएगा B उतना कम होता जाएगा। तो अब देखिए जरा, इनको अगर मैं कंबाइन करूं तो ये क्या बन जाएगा? यहां पे B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, और कंबाइन कर दें तो सेम वही वाला उसी तरह का रिलेशन बन जाएगा। देखिए जरा यहां पे ये बन जाएगा B इट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू I बाय R। तो देखिए ये इस तरह से बन जाएगा B इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू द म्यू नोट। और अगर इसको जनरल फॉर्म में लिख दें तो इसको यूं लिखा जा सकता है कि समेशन B डॉट डेल्टा L इट इज इक्वल टू द म्यू नोट I। और अगर हम यहां पे म्यू नोट की बात करें तो म्यू नोट क्या है जी? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नोट जिसे कहते हैं, इसकी वैल्यू है जी 4 पाई इन 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ये बेसिकली म्यू नोट, जिसको हम परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं, तो ये उसकी वैल्यू है। ये बेसिकली जनरल फॉर्म है एम्पेयर्स लॉ की। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ, कि हम एम्पेयर्स लॉ को कहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हमने सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, सोलेनॉइड में अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमने फाइंड करनी हो तो हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे। तो यहां पे हेडिंग में सिंपल मेंशन कर लूंगा सोलेनॉइड
या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड बेसिकली क्या है? अ टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ द वायर इज नोन एज द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड फर्ज करें यहां पे उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये सोलेनॉइड है और इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट की इस तरह से डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली अभी हमने चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उस वायर में तब तक मैग्नेटिक फील्ड, उसकी सराउंडिंग में तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा जब तक उस वायर में करंट फ्लो करता रहेगा। तो अब इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है तो इस सोलेनॉइड की सराउंडिंग में और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, उसके एक्सप्रेशन हम निकालेंगे। तो यहां पे देखें जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको मैं अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन करूं तो यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से शो हो रही है। ऑब्वियसली डायरेक्शन के लिहाज से अगर हम बात करें तो नॉर्थ से साउथ, और फिर अभी सारी डिटेल उसकी हम यहां पे डिस्कस करते हैं। तो अगर हमने फील्ड की बात करनी हो तो B इट इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। म्यू नोट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और I बेसिकली करंट है, और N क्या है? N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहां पे लिख लेंगे N क्या है जी? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा कि B इट इज इक्वल टू म्यू नोट N बाय L इंटू आई। यहां से स्टूडेंट्स बेशुमार एमसीक्यू का सॉल्यूशन आप बना सकते हैं। आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होंगे, सोलेनॉइड की लेंथ गिवन होगी, करंट गिवन होगा, आपने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा। तो सिंपल जस्ट यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और उसका आंसर आप यहां से आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात वो क्या है? वो है कि सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे बाय द राइट हैंड रूल। तो यहां पे हेडिंग लिख लेंगे जी कि डायरेक्शन ऑफ द B, क्योंकि आप जानते हैं कि जो B मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन होगी बाय द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल अप्लाई किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स? आपने करना क्या है कि जो राइट हैंड की जो कर्लिंग फिंगर है वो होंगी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा वो या तो क्लॉकवाइज होगा, अगर हम इन सोलेनॉइड के लिहाज से बात करें, या तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा या करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट में ये कर्लिंग फिंगर आ जाएंगी। ये जो थंब होगा, ये थंब पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल की तरफ शो करेगा। मैं यहां पे पॉइंट में यहां पे इसको लिख दूंगा कि जो कर्लिंग फिंगर है, कर्लिंग फिंगर ऑफ द राइट हैंड्स वो शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ द करंट, और जो थंब होगा, थंब जो होगा वो शो करेगा जी नॉर्थ पोल, क्योंकि अब जो सोलेनॉइड है वो मैग्नेट बन जाएगा और मैग्नेट के दो पोल बनेंगे साउथ और नॉर्थ। तो जो थंब होगा वो नॉर्थ पोल को शो करेगा। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू करते हैं ताकि आपको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। फर्स्ट करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है और इसके बिल्कुल साथ यहां पे एक बार मैग्नेट को हमने इस तरह से हैंग किया हुआ है एक स्ट्रिंग के साथ, और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ये सोलेनॉइड है, इसके साथ हमने एक बार मैग्नेट को इस पोर्ट के साथ हमने हैंग किया हुआ है, और इस सोलेनॉइड में करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ये करंट यहां पे फ्लो कर रहा है। तो हमने बताना ये है कि ये जो बार मैग्नेट है, जाहिर है जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा और ये भी मैग्नेट है। तो इन दो मैग्नेट ने या एक दूसरे को रिपेल करना है या अट्रैक्ट करना है। तो हमने बताना ये है कि ये जो बार मैग्नेट है ये मूव करेगा टुवर्ड्स द कॉइल यानी कि सोलेनॉइड, या अवे फ्रॉम द कॉइल, या रोटेट कर जाएगा या स्टेशनरी रहेगा। ये हमने सारी बातें हमने डिस्कस करनी है। तो यहां पे अगर हम देखें, मैं पॉइंट लिख लेता हूं कि बार मैग्नेट विल मूव टूवर्ड्स, ये मैंने स्टेटमेंट के अंदर यहां पे इसका शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर भी लिख दूंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला रूल यूज करें
कि कर्लिंग फिंगर शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप एक लूप यहां पे सेलेक्ट कर लें, तो देखें करंट इस तरह से जाएगा फर्स्ट लूप में यहां पे, और फिर सारे लूप में डायरेक्शन उस तरह से। तो देखें अब करंट की डायरेक्शन इस लूप में क्लॉकवाइज है, तो आप क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को की फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो देखें यहां से अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊं, देखें ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो थंब है ये शो करेगा नॉर्थ पोल को। इसका मतलब ये देखें ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल। यहां पे आप दोबारा इसको देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर कर की, देखें ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ पोल को ये शो करेगा। अब देखें ये नॉर्थ पोल और ये भी नॉर्थ पोल दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये जो बार मैग्नेट है ये इस सोलेनॉइड से अवे चला जाएगा। तो यहां पे आप इसको लिख देंगे द बार मैग्नेट विल मूव टूवर्ड्स, चले मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, विल मूव अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड, या कॉइल भी आप इसको कह सकते हैं कि कॉइल से अवे चला जाएगा। इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दें तो रिजल्ट जो है वो इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये तो सोलेनॉइड के लिहाज से। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि फर्ज करें एक चार्ज है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस फील्ड की वजह से उस चार्ज पे फोर्स लगती है। तो उस फोर्स के रिलेशन क्या है, डिपेंडेंस क्या है, डायरेक्शन क्या है, वो सारी बात हम यहां पे डिस्कस करेंगे। हेडिंग लिख लेंगे जी फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, के फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, तो उस पे फोर्स हमने बतानी है। तो क्या स्टूडेंट्स फोर्स का जो जनरल फार्मूला है वो है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। Q इसमें चार्ज है, V वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, और B यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, और F ये फोर्स है। अगर हम यहां पे इसकी डिपेंडेंस देखें फोर्स की, तो देखें फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है चार्ज के साथ। चार्ज की मैग्नीट्यूड जितनी ज्यादा फोर्स की मैग्नीट्यूड भी उतनी ज्यादा। फिर फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। फिर फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन बनता है कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में किस ओरिएंटेशन में मूव कर रहा है। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, या परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पे लिख लेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द साइन थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, तो चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो cos थीटा आता है, जैसे a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे जैसे a क्रॉस b इज इक्वल टू a b sin थीटा, और n यूनिट वेक्टर। तो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो इसलिए यहां पे साइन आया यहां पे। अब यहां पे इसकी डिपेंडेंस की बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन के लिहाज से, कि फर्ज करें अगर जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल मूव कर रहा हो या एंटी पैरेलल मूव कर रहा हो। तो देखें साइन 0 पे भी 0 और साइन 180 डिग्री पे भी 0 होता है, तो इस केस में फोर्स दैट वुड बी इक्वल टू 0, यानी कि चार्ज विल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। अब हम बात कर लेंगे थीटा इट इज इक्वल टू द 90 डिग्री के। अगर जो पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, तो फोर्स क्या बन जाएगी जी, F इज इक्वल टू QVB, क्योंकि साइन 91 मैक्सिमम हो गया, तो ये फोर्स बन जाएगी यहां पे जी मैक्सिमम बन जाएगी। तो ये सारे रिलेशन आप निकाल सकते हैं। अब इस फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स वही सेम पिछले वाला प्रीवियस आर्टिकल जो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर वाला, तो जो रूल वहां पे पढ़ा था राइट हैंड पाम रूल, सेम वही रूल राइट हैंड पाम रूल आप मैं यहां पे मेंशन भी कर सकता हूं कि जो फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय द राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। बस इसमें सिर्फ एक चेंजिंग आएगी। चेंजिंग क्या आई थी, यहां पे देखें प्रीवियस आर्टिकल में जो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर में, उसमें हमने ये कहा था कि ये जो थंब है ये शो करेगा करंट की डायरेक्शन को, ये शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये वाली फिंगर, और नॉर्मल टू द पाम शो करेगी फोर्स को। उस आर्टिकल में हमने इस थंब को शो किया था करंट की डायरेक्शन। अब क्या होगा, यहां पे जो थंब होगा ये शो करेगा
डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर देगा। और ये फिंगर, अब आप इस फिंगर को साथ ही मिलाने तो ये सारे फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी, और ये नॉर्मल टू द पाम जो है वो फोर्स को शो करेगा। और याद रखना स्टूडेंट्स, ये जितने भी रूल्स हैं ये सारे के सारे कन्वेंशनल करंट के लिए हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए हैं। सपोज करें स्टूडेंट्स यहां पे एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें प्रोटॉन की बजाय इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव पार्टिकल, तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, रूल यही यूज करें, जो डायरेक्शन आएगी बस आप उसको रिवर्स कर दें। यानी कि रूल तो यूज हो रहा है पॉजिटिव पार्टिकल के लिए, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आ गया है तो जो इस रूल से डायरेक्शन आ रही है उस डायरेक्शन को बस आप रिवर्स कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होगी। तो आप सारे क्वेश्चन यहां से आसानी से बना सकते हैं, ये फोर्स के लिहाज से, जो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करेंगे कि जब फोर्स लगेगी तो ऑब्वियसली पार्टिकल ने डिफ्लेक्शन शो करनी है, तो वो जो पाथ बनाता है मैग्नेटिक फील्ड में उस पाथ की शेप क्या है, तो यहां पे हेडिंग लिख लेंगे जी, शेप ऑफ द ट्रैक या शेप ऑफ द पाथ जो उसने मैग्नेटिक फील्ड में बनाना है। तो शेप जो है वो प्योरली डिपेंड करती है थीटा पे। थीटा किस किस के दरमियान है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है। तो देखिए जरा स्टूडेंट्स, अगर फर्ज करें एंगल जो है वो 0 डिग्री हो जाए, यानी कि चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम हो वेलोसिटी की, तो देखिए ऑब्वियसली फोर्स 0 होगी, और फोर्स 0 है तो पार्टिकल विल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा। तो जो पाथ होगा यहां पे आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि पाथ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो लीनियरली मूव करता रहेगा। अगर एंगल जो है थीटा इट इज इक्वल टू द 180 डिग्री, आप ये लाइन इसके साथ भी लिख सकते हैं क्योंकि साइन 0 पे भी 0 है, साइन 180 पे भी 0 है, तो यहां पे भी फोर्स क्या होगी 0, तो जो पाथ होगा दैट वुड बी अ परफेक्टली स्ट्रेट लाइन, यानी कि अनडिफ्लेक्टेड होगा पाथ। अब एक और पॉइंट, अगर फर्ज करें मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तो अब फोर्स मैक्सिमम लग जाएगी, ये वाला केस। तो मैक्सिमम फोर्स कितनी है जी, QVB। और याद रखें जब भी चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स लगे तो वो मैक्सिमम फोर्स उस पार्टिकल को सर्कल में मूव करवा देगी, तो इससे जो पाथ बन जाएगा दैट वुड बी अ सर्कुलर पाथ। तो यहां पे लिख देंगे पाथ दैट वुड बी अ सर्कल, सर्कल बन जाएगा यहां पे। अब दो मोस्ट इंपोर्टेंट केस जो इन दोनों के इन बिटवीन इन दोनों के, कि अगर थीटा जो है वो 0 से ग्रेटर हो बट लेस देन 90 डिग्री हो, तो तब पाथ क्या बनेगा, यहां पे लिख लेंगे इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो स्टूडेंट्स जो पाथ होगा ना वो स्ट्रेट लाइन और सर्कल के दरमियान वाली शेप होगा, यानी कि वो हेलिकल पाथ होगा। तो यहां पे आप लिख देंगे कि जो पाथ होगा दैट वुड बी द हेलिकल पाथ, जो इस तरह से हेलिकल पाथ इस तरह से बन जाएगा यहां पे। एक और केस यहां पे हम डिस्कस कर लेंगे कि अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट 180 डिग्री से लेस हो, लिख देंगे इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, तो अब भी स्टूडेंट्स जो पाथ होगा दैट वुड बी अ हेलिकल पाथ। तो यहां पे उसको लिख लेंगे कि ये हेलिकल पाथ होगा जिसकी जो शेप है वो इस तरह से होगी। तो ये तो पाथ के लिहाज से उसकी डिटर्मिनेशन होगी। आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, खासतौर पे थीटा के लिहाज से डिपेंडेंस है कि मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से मूव कर रहा है, उसके लिहाज से क्वेश्चंस आ जाएंगे, या आपको यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज गिवन होगी, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आप उसका आंसर यहाँ पे आप आसानी से आप बना सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि अगर पार्टिकल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में, यानी कि एक ऐसी जगह पे है, एक ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो तब उस पे फोर्स क्या लगेगी। तो यहां पे हेडिंग लिख लेंगे जी मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
तो स्टूडेंट्स जिस फील्ड में वो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो दोनों फील्ड ही उस पे फोर्स लगाएंगे। तो अब जो पार्टिकल पे फोर्स लगेगी वो दोनों फील्ड की फोर्स का सम होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी और वो मैग्नेटिक फोर्स भी होगी, ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स। और आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू QE, चैप्टर नंबर 12 में आपने पढ़ा हुआ है। और ये जो रिलेशन है, चले मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूं यहां पे, तो ये बन जाएगा Q इंटू V क्रॉस B। आप यहां पे इसको Q को दोनों तरफ से कॉमन भी ले सकते हैं यहां से। तो ये जो फोर्स है, ये जो कंबाइंड फोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्सेस का जो सम है, दैट सम ऑफ फोर्स इज नोन एज द लॉरेंट्ज फोर्स। ये लॉरेंट्ज फोर्स होगी यहां पे। सोर्स अब हम यहां पे बात करेंगे अबाउट द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और फिर स्पेसिफिकली अभी तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, लेकिन जनरली आप किसी भी पार्टिकल के लिए आप इसको बना सकते हैं। तो हेडिंग मेंशन कर देंगे जी E/m या डिटर्मिनेशन ऑफ E/m फॉर एन इलेक्ट्रॉन। मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, हमने उसकी चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करनी है, तो किस तरह से उसकी डिटर्मिनेशन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फर्ज करें यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने शो किया है और क्रॉस ये शो कर रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, और अगर ये डॉट होता, डॉट से शो किया था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज होना था। यहां पे एक पार्टिकल है, फर्ज करें ये चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है, ये उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और ये चार्ज पार्टिकल मैंने ई से शो किया यहां पे। तो अब देखें कि 90 डिग्री के साथ मूव कर रहा है। अगर मैं इस मार्कर को शो करूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड, और ये वेलोसिटी इस तरफ। तो देखिए यहां पे इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज द 90 डिग्री। तो आप जानते हैं जब भी 90 डिग्री होगा एंगल, तो फोर्स क्या हो जाएगी जी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव करवा देगी। तो अब देखें इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन अब यहां पे जो सर्कल में मूव करवाती है फोर्स, ऑब्वियसली आप सब जानते हैं दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब यहां पे अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स के का रोल प्ले कर रही है यहां पे। तो यहां पे लिखेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज एक्चुअली द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे देखिए 90 डिग्री पे ये वाली फोर्स मैक्सिमम आ जाएगी। तो मैं इसको यूं लिख लूंगा जी, QVB इट इज इक्वल टू mv²/r। फैक्टर्स को कैंसल आउट कर दें, ये v जो है इसके स्क्वायर से क्या हो जाएगा यहां से जी कैंसल। वेलोसिटी अगर हमने निकाली तो ये क्या बन जाएगा जी, QBr/m। ये वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा। और अगर हमने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करनी हो तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो क्या बन जाएगा जी, V/ यहां बन जाएगा जी Br, ये वाला रिलेशन। और इसमें यहां पे ये जो V है दिस इज द स्पीड, या आप इसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे एक और रिलेशन, अगर हम यहां से वेलोसिटी की वैल्यूज निकालें, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराया गया, तो इलेक्ट्रॉन को हमने बेसिकली जो एनर्जी दी है वो काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिहाज से। इसकी हमने पूरी डेरिवेशन जो बुक में मौजूद है यहां पे करने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली वो आपको याद ही, अंडरस्टूड है। तो यहां पे जब आप वेलोसिटी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाता है कि E/m इट इज इक्वल टू 2V। अब ये V वोल्टेज का है, डिवाइडेड बाय B² इन R²। ये वाला जो V कैपिटल का है ये वोल्टेज का है। तो ये E/m के रिलेशन आपने यहां से आसानी से याद कर लेने हैं। सोर्स अब देखिए यहां पे एक और क्वांटिटी है जो रेडियस के जो पार्टिकल, फर्ज कर मैं एक सर्कल, एक इमेजिनरी सर्कल यहां पे बना देता हूं क्योंकि 90 डिग्री के साथ मूव कर रहे हैं। तो इस सर्कल का रेडियस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है वो अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए इस R की बात करें तो इस फार्मूले से मैं रेडियस को इस तरह से लिख सकता हूं कि R इट इज इक्वल टू mv/qb।
ये देखिए ये रेडियस का रिलेशन बन गया। स्टूडेंट्स देखिए mv mass into velocity, और mass into velocity आप जानते हैं that is equal to the momentum, तो आप इसको लिख सकते हैं r it is equal to momentum by qb, ये वाला रिलेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स रेडियस का जो रिलेशन है मैस के साथ डायरेक्ट है, वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट है, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनवर्स है। इसका मतलब क्या है, आप इन वाले फैक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे तो रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और क्यू बी को अगर आप कम कर दें, इस फैक्टर को अगर आप कम कर दें तो तब भी रेडियस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये सारी की सारी जो है वो रेडियस की डिपेंडेंस है। कौन सा रेडियस, जो चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हुए जो सर्कल बना रहा है उस सर्कल का रेडियस जो है ये उसकी डिपेंडेंस है, mv डिवाइडेड बाय qb। तो ये जो है वो रेडियस की डिपेंडेंस है। स्टूडेंट्स अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं ताकि आपको इसके बारे में जो आइडियाज हैं वो ज्यादा क्लैरिफाई हो जाए। एमसीक्यू की स्टेटमेंट लिखते हैं कि फर्ज करें दो पार्टिकल हैं, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। अगर वो दोनों पार्टिकल सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं विद द सेम वेलोसिटी एट थीटा इज इक्वल टू 90, यानी कि परपेंडिकुलरली एंटर होते हैं, तो हमने बताना है कि जब वो ऑब्वियसली 90 डिग्री पे एंटर हो रहे हैं तो वो सर्कुलर पाथ बनाएंगे। तो हमने बताना है कि जो उनके टाइम पीरियड की जो रेशो होगी हमने वो रेशो बतानी। आप उनकी फ्रीक्वेंसी की रेशो भी बता सकते हैं। तो यहां पे एमसीक्यू के स्टेटमेंट लिखते हैं कि a proton and alpha particle enter in the same magnetic field with the same speed भी सेम है, at theta it is equal to the 90 डिग्री, 90 डिग्री पे वो एंटर हुए हैं। तो बताना है कि क्या है जी, रेशो ऑफ देयर टाइम पीरियड। ऑब्वियसली वो सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं तो हमने उस रेवोल्यूशन के लिहाज से उनका टाइम पीरियड हमने उनकी रेशो बतानी है। अब देखिए सबसे पहले तो ये है कि टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है। तो इसके लिए आपने एक डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। फर्ज करें अगर डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं है तो आप उसकी डेरिवेशन भी कर सकते हैं। डेरिवेशन आपने करनी किस तरह से, मैं वो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि इन केस अगर वो आपके ज़हन से स्किप हो गया है फार्मूला तो आप शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी वो डेरिवेशन कर लें। यहां पर अगर हम देखें वेलोसिटी का फार्मूला स्टूडेंट्स आप जानते हैं, v इज इक्वल टू qbr बाय m, ये वेलोसिटी का फार्मूला है। यहां से अगर हम m की r की बात करें, v की ही हम बात कर लेते हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा, और ये बन जाएगा qbr बाय m। अब देखें ये r इस r से क्या हो गया जी, कैंसल। ओमेगा की जगह पे आप लिख लें जी 2 पाई f, इट इज इक्वल टू qb बाय m। और फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी जी, qb बाय 2 पाई m। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला स्टूडेंट्स, ये अब आपने डायरेक्ट याद रखना है, आपको बार बार ये डेरिवेशन करने की जरूरत ना पड़े। फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड आप जानते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी है, तो टाइम पीरियड आ जाएगा जी 2 पाई m बाय qb। तो टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपने याद रखना है। डिपेंडेंस भी आप यहां से देख सकते हैं कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड डिपेंड कर रहे हैं। अब देखें क्योंकि हमने टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड को मैं चले यूं लिख लेता हूं, t इज इक्वल टू 2 पाई m बाय qb। अब देखें 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो इस एमसीक्यू के लिहाज से टाइम पीरियड मैस और चार्ज पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको यूं लिख लूंगा, टाइम पीरियड जो है वो मैस के साथ डायरेक्ट है और चार्ज के साथ इनवर्स है। एमसीक्यू की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये मैंने इसका यू रिलेशन बना दिया है। अब हमने अल्फा और प्रोटॉन के लिहाज से रेशो बनाने देखे, जरा मैं इसको यू लिख लेता हूं, टाइम पीरियड ऑफ अल्फा, चले इसको यू लिख लें, इट इज किस डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है जी, मैस ऑफ अल्फा और चार्ज ऑफ अल्फा। तो चलें जी आप इसको यू लिख ले सकते हैं कि देखिए मैस ऑफ अल्फा की अगर हम बात करें तो मैस ऑफ प्रोटॉन के लिहाज से देखें तो ये क्या बनेगा, दैट इज द 4 टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन।
और जो चार्ज ऑफ अल्फा वो बेसिकली क्या है, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये मैंने मास ऑफ अल्फा की जगह पे क्या लिख दिया जी, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ अल्फा की जगह पे क्या लिखा है, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए 2 1s and 2, तो इसका मतलब ये बाकी क्या बच गया जी, 2 मास ऑफ प्रोटॉन और ये बन गया जी चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो mp डिवाइडेड बाय qp या m/q को हमने क्या कहा था जी, टाइम पीरियड कहा था। तो देखिए इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स किसके लिहाज से, टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन्स। मैंने m और q की जगह पे क्या लिख दिया जी, टाइम पीरियड, क्योंकि m डिवाइड बाय q दैट इज इक्वल टू दैट टाइम पीरियड। तो अब आप रेशो बना सकते हैं, देखिए अल्फा और प्रोटॉन के लिहाज से जो रेशो होगी वो 2:1 हो जाएगी, और क्वेश्चन में हमने बताना है कि प्रोटॉन और अल्फा के लिहाज से तो दैट वुड बी इक्वल टू द 1/2। तो आप डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आप आसानी से बना सकते हैं। टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं, यहां से आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, डिफरेंट चार्जेस के लिहाज से आप आसानी से ये रिलेशंस, बस आपने ये शॉर्टकट याद रखने हैं। आप आसानी से कोई भी फार्मूला, कोई भी एमसीक्यू गिवन होगा तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जब आप 0 डिग्री पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे या 180 डिग्री पे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, तब तो वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा अगर आप किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर 90 डिग्री पे डिफ्लेक्शन वो सर्कुलर पाथ शो करता है तो डिफ्लेक्शन का और उस पार्टिकल ने जो ट्रेजेक्ट्री बनाई है सर्कुलर पाथ की, उस ट्रेजेक्ट्री का, उस डिफ्लेक्शन का, उस रेडियस के साथ उसका क्या रिलेशनशिप होगा। तो यहां पे एक डायग्राम से सिंपल शो करेंगे कि फर्ज करें यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि डायरेक्टेड इनटू द पेज ऑफ पेपर, और दो चार्ज पार्टिकल हैं। फर्ज करें एक चार्ज पार्टिकल यहां पे इस तरह से प्रोजेक्ट किया, इसको आप E1 कह देते हैं, और एक चार्ज पार्टिकल यहां पे उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया, लेट इट बी नोन एज द E2। दोनों को 90 डिग्री के साथ प्रोजेक्ट किया है। अब देखें फर्ज करें इस चार्ज पार्टिकल ने इस तरह से ट्रेजेक्ट्री शो की है, मैं सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा यहां पे शो किया है, और इस पार्टिकल ने इस तरह से ये ट्रेजेक्ट्री शो की है। अब जरा देखें कि ये जो चार्ज पार्टिकल 1 है, ये जब ये सर्कल बनाएगा तो इसके सर्कल का रेडियस ज्यादा होगा, और जब ये चार्ज पार्टिकल जिसने ये वाला सर्कल बनाया है उसके सर्कल का रेडियस कम होगा। तो अब जरा देखें कि डिफ्लेक्शन का और सर्कल के रेडियस का क्या रिलेशन होगा। तो याद रखिएगा कि जितना सर्कल का रेडियस ज्यादा बनेगा इसका मतलब डिफ्लेक्शन उतनी कम हुई है, लेकिन अगर सर्कल का रेडियस कम है तो इसका मतलब कि डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा हुई है, ये जल्दी डिफ्लेक्ट हो गया है, जल्दी बेंड हो गया, मतलब यहां पे डिफ्लेक्शन ज्यादा है और यहां पे इस ज्यादा वाले रेडियस के अकॉर्डिंग यहां पे डिफ्लेक्शन कम है। तो यहां पे आप उसको लिख सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन विद द रेडियस ऑफ द सर्कल, वो सर्कल जो इस पार्टिकल ने अपनी ट्रेजेक्ट्री के तौर पे बनाया है। और रेडियस के लिहाज से फार्मूला भी जैसे अभी लिखा R इट इज इक्वल टू mv/qb। तो इस फार्मूले से भी आप जो डिफ्लेक्शन के ऊपर जो फैक्टर डिपेंड कर रहे हैं उनको बता सकते हैं कि ऑब्वियसली अगर आप फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए, यहाँ पे मास के साथ रेडियस का डायरेक्ट रिलेशन है, वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट है, Q और B के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर आप इन फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के रेडियस के साथ बना लेते हैं फिर रेडियस का डिफ्लेक्शन के साथ भी रिलेशन बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द CRO, जिसको हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं उसकी हेडिंग लिख दूंगा यहाँ पे CRO स्टैंड फॉर द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। CRO बेसिकली क्या है? इट इज अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस के अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हमने किसी भी क्वांटिटी का, वोल्टेज का अगर हमने ग्राफ बनाना हो या किसी और क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हमने ग्राफ बनाना हो और हाई स्पीड ग्राफ बनाना हो तो हम CRO यूज करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिख देंगे कि हाई स्पीड
हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस, और अगर इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो यहां पे अगर आप अपनी बुक में डायग्राम भी देखें तो जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है उसके में देखें तो इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करती, तो इस के ऊपर ये वर्क करती। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल के डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सीआरओ के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो सीआरओ के डिफरेंट कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज द ग्रिड। ग्रिड जो नेगेटिव पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड। अब इसके अगर हम देखें कि ग्रिड का फंक्शन बेसिकली क्या है तो यहां पे लिख देंगे कि जो ग्रिड है, ग्रिड बेसिकली नेगेटिव पोटेंशियल है इसका विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड। अब अगर हम ऑब्वियसली जो चार्ज पार्ट इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन गन में से जब निकलता है फिलामेंट से तो आगे ग्रिड है, उसके बाद कैथोड और उसके बाद एनोड है और उसके बाद डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, एक्स एक्स प्लेट है और वाई वाई प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स का पेयर है और उसके आगे जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है जहां पे इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करता है और वहां पे फिर ग्राफ बनता है डिफरेंट शेप में। तो अगर हम ग्रिड के लिहाज से देखें तो याद रखें ग्रिड का पोटेंशियल जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतना जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ग्रिड क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं कैथोड से उन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है। अगर हम ग्रिड का जो नेगेटिव पोटेंशियल अगर हम उसको इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं अगर उन स्क्रीन पे पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो कम हो जाएगी। तो यहां पे आप उसको लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ द ग्रिड, मैं इसको VG लिख रहा हूं, VG स्टैंड फॉर द पोटेंशियल ऑफ द ग्रिड। तो जितने इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे ज्यादा पहुंचेंगे उतनी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, लेकिन अगर आप ग्रिड का पोटेंशियल जो नेगेटिव पोटेंशियल है इसको और इंक्रीज कर देंगे तो स्क्रीन पे पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर स्क्रीन पे कम पहुंचेंगे तो ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। तो यहां पे उसको लिख देंगे कि पोटेंशियल ऑफ द ग्रिड और ब्राइटनेस जो है स्क्रीन पे उसका इनवर्स रिलेशन हो गया, यहां पे आप उसको लिख सकते हैं। और पोटेंशियल ऑफ द ग्रिड इसका इनवर्स रिलेशन हो जाएगा नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रीचिंग ऑन द स्क्रीन। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिख लेता हूं कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से जी, जो स्क्रीन पे पहुंच रहे हैं। जितना ज्यादा पोटेंशियल, ग्रिड का पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा स्क्रीन पे उतने कम इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, यानी कि ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अब अगर हम देखें, आप अपनी बुक में डायग्राम भी देखें तो प्लेट्स के दो पेयर्स लगे हुए हैं, एक्स एक्स प्लेट्स और वाई वाई प्लेट्स। एक्स एक्स प्लेट जो कि हॉरिजॉन्टल लगी है और वाई वाई प्लेट जो कि वर्टिकल लगी हुई है। अब अगर हम इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है अगर हम उसको देखें कि अगर हम उन प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल को ऑन या ऑफ करते हैं, जो हम 60 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसको यहाँ पे कॉलम की शेप में यहाँ पे बना देते हैं ताकि उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है वो भी बनाना जरा आसान हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि एक्स प्लेट्स, इसके बाद यहां पे मेंशन करेंगे वाई प्लेट्स का जो पेयर है, और यहां पे जो स्क्रीन पे ग्राफ की जो शेप बन रही है उसको लिख देंगे कि ग्राफ ऑन द स्क्रीन। अब यहां पे वन बाय वन इसके चारों जो पोर्शन है उसको हम बना लेंगे कि यहां पे लिख देंगे कि ये अगर ऑन है ये भी ऑन है, अगर ये ऑन हो और ये ऑफ हो, और अगर ये ऑफ है और ये ऑन है, और अगर ये दोनों एक्स प्लेट्स और वाई प्लेट्स इनका जो पेयर है अगर ये दोनों ऑफ हो जाए। सोर्स अब देखें, अगर एक्स प्लेट्स और वाई प्लेट्स इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल हमने अप्लाई किया हुआ है, दोनों ऑन है, तो जो स्क्रीन पे जो ग्राफ बनेगा वो एक साइनोसोडल ट्रेस, साइनोसोडल कर्व जो है वो यहां पे इस तरह से बन जाएगी, यानी कि ये अगर रेफरेंस है तो ये इस तरह से जो ग्राफ बन जाएगा साइनोसोडल वेव इस तरह से बन जाएगी। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेट एक्स प्लेट ऑन है और वर्टिकल प्लेट जो वाई वो ऑफ है
तो याद रखें अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑन है तो जो ग्राफ बनेगा दैट वुड बी अ लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। मतलब फर्ज करें अगर सिंपल ये स्क्रीन के ऊपर इस तरह से लाइंस लगी हुई हैं और ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक्स प्लेट ऑन है, तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमें एक ग्राफ की लाइन मिल जाएगी, यानी कि अब ये ग्राफ इस तरह से मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से है कि वाई प्लेट ऑन है और एक्स प्लेट ऑफ है, तो ग्राफ पे फर्ज करें ये ग्राफ की ओरिजिनल लाइंस हैं जो स्क्रीन पे हैं, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वाई प्लेट ऑन है और एक्स ऑफ है, तो हमें एक वर्टिकल लाइन इस तरह से मिल जाएगी। ये जो रेड लाइन है ये बेसिकली एक्चुअली ग्राफ की लाइन है जो एक्चुअली ग्राफ बन रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। और अगर दोनों प्लेट्स ही ऑफ हैं तो ऑब्वियसली जो स्क्रीन के ऊपर लाइंस है वो इस तरह से हैं, लेकिन अगर ये दोनों ऑफ हैं तो हमें यहां पे सेंटर पे एक स्पॉट मिल जाएगा, एक पॉइंट यहां पे एक डॉट की फॉर्मेशन में यहां पे मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि सीआरओ से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। ऑब्वियसली सीआरओ के यूजेस भी वो हमारी बुक में मेंशन किए गए हैं। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एमसीक्यू यहां पे लिख लेंगे। तो ये ग्राफ अगर इस तरह से स्क्रीन पे शो किया हो, ये एमसीक्यू में है, तो यहां पे एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है और वर्टिकल एक्सिस पे वाई एक्सिस पे वोल्टेज है, और अलोंग द हॉरिजॉन्टल सपोज कर लेते हैं कि ये जो एक बॉक्स है, फर्ज करें कि सभी बॉक्सेस की जो लेंथ है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सभी यहाँ पे सेम है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो टाइम है एक बॉक्स दैट इट इज इक्वल टू 5 मिलीसेकंड, और वर्टिकल एक्सिस पे यहां पे जो वोल्टेज ये एक बॉक्स है दैट इज इक्वल टू द 2 वोल्ट के एक बॉक्स जो है वो 2 वोल्ट। और हम सपोज क्योंकि ये जो बॉक्सेस की लेंथ है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये सेम है, तो यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ये कर्व है बेसिकली साइनसोइडल कर्व है, ये इसका सेंटर है, तो हमने बताना है कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, और हमने बताना है कि ये जो वोल्टेज जिस वोल्टेज की ये कर्व है उसकी पीक वैल्यू कितनी है, फिर हमने बतानी है कि जी इसकी पीक टू पीक वैल्यू कितनी है, और एंड पे हमने बताना है कि जी इस वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू क्या है। तो इस एक ही क्वेश्चन से 5 तरह के क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, पीक वोल्टेज, पीक टू पीक और वीआरएमएस हमने फाइंड करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जरा सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आप जानते हैं कि एक वेव को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड। और एक वेव की अगर हम बात करें तो एक वेव में आप जानते हैं कि 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ मेक 1 वेव। इसका मतलब एक जो वेव है वो यहां से शुरू होके ये यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये एक वेव है। और आप देखें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहां से लेके यहां तक ये 5 मिलीसेकंड है। तो देखें जरा एक वेव के लिए कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है ये एक वेव के लिए है, और ये 5 एक जो बॉक्स है वो 5 मिलीसेकंड का है, तो 4 बॉक्सेस एक वेव के लिहाज से, तो जो टोटल टाइम बनेगा टाइम पीरियड दैट वुड बी इक्वल टू द 20 मिलीसेकंड। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, तो f इट इज इक्वल टू 1/t, तो यहां पे लिख लेंगे 1/20 इन 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/20 आप जानते हैं कि 0.05 और ये ऊपर चला गया 10⁻³ तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू द 50 हर्ट्ज। अब हमने फाइंड करनी है इसकी पीक वैल्यू। स्टूडेंट्स अगर हम बात देखें, गौर करें, तो वर्टिकल एक्सिस पे जो एक बॉक्स है वो 2 वोल्ट के इक्वल है, तो यहां से स्टार्ट करें तो ये 0 है, और यहां से लेके यहां तक ये 2 हो गया, और यहां से लेके यहां तक ये भी टोटल जो लेंथ है, जो ये बेसिकली पीक वोल्टेज यहां पे है, तो टोटल 2 बॉक्स हैं जो कि पीक वैल्यू के कोरस्पोंड है। तो जो पीक वोल्टेज होगा दैट वुड बी इक्वल टू द 4 वोल्ट, क्योंकि 2 बॉक्सेस वर्टिकल एक्सिस पे पीक वैल्यू के लिहाज से बन रहे हैं। अब अगर हम पीक टू पीक की बात करें तो पीक टू पीक बेसिकली आप जानते हैं कि सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक, और नेगेटिव साइन को इग्नोर करके, ऑब्वियसली पीक वैल्यू 4 है और जो नेगेटिव पीक के लिहाज से बात करें वो -4 है, तो नेगेटिव साइन को यहां पे काउंट नहीं करना, सिंपली दोनों को ऐड कर लेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू द 8 वोल्ट। और आरएमएस के लिहाज से बात करें तो Vrms इट इज इक्वल टू V0/√2, तो यहां पे आप वैल्यूज रख सकते हैं, ये 4 है और ये
√2 है, 1/√2 सिंपल आप जानते हैं दैट इज इक्वल टू 0.7, और फिर आप इसको फर्दर भी आप इसको यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो ये इसी तरह के क्वेश्चन जो है बेसिकली वो CRO से पूछ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करेंगे कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल पड़ी हुई है तो उसके ऊपर टॉर्क किस तरह से एक्ट करता है। तो हेडिंग लिख लेंगे जी, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सपोज ये नॉर्थ पोल और यहां पे ये साउथ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप जानते हैं कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। फर्ज करें मैग्नेटिक फील्ड में यहां पे इन दो पोल्स के दरमियान एक रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह से पड़ी हुई है, ये कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह से पड़ी हुई है, ये A, ये B, ये C और ये D इसका हिस्सा, और जो करंट है वो फर्ज करें इस तरह से फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये करंट कैरिंग कॉइल है, तो इसकी साइड्स पे, जिसकी एक साइड की लेंथ L है, तो यहां पे फोर्स लगेगी। ऑब्वियसली दोनों साइड्स पे D से A और B से C जब करंट जाएगा तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो फोर्सेस भी ऑपोजिट, एक वाली साइड पे फोर्स इनवर्ड और एक पे आउटवर्ड लगेगी। और अगर हम फोर्स की बात करें तो जो फोर्स होगी F इट इज इक्वल टू ILB, क्योंकि जो वायर की लेंथ है करंट के लिहाज से और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल 90, तो फोर्स ILB लग जाएगी, यानी कि यही फोर्स जो होगी ये सेम होगी, यानी कि दैट इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2, यानी कि इस साइड पे और इस साइड पे जो दो फोर्सेस लग रही हैं इनवर्ड और आउटवर्ड वो दोनों सेम है। और टॉर्क की अगर हम बात करें जो इस कॉइल पे एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, तो जो टॉर्क होगी दैट वुड बी इक्वल टू IBA cos अल्फा। ये जो अल्फा एंगल है वो बेसिकली किस किस के दरमियान है, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल के दरमियान जो एंगल है दैट इज नोन एज द अल्फा, वो बेसिकली यहां पे अल्फा के इक्वल है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर की यहां पे सबसे पहले हेडिंग लिख लेंगे जी, गैल्वानोमीटर बेसिकली करंट की मेजरमेंट के लिए और करंट की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। तो यहां पे लिखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरिंग और द डिटेक्शन या डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट। और अगर हम बात करें यहां पे इस कॉइल के लिहाज से, अगर आप बुक में डायग्राम भी देखें तो यहां पे दो तरह के टॉर्क जो हैं वो यहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक तो वो टॉर्क है जो उस कॉइल को, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान जो कॉइल रखी हुई है उस कॉइल को डिफ्लेक्ट करवा रहा है, उस टॉर्क को हम नेम देंगे जी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दैट इज इक्वल टू NIAB। और वो वाला टॉर्क जो इसको रीस्टोर करवाता है तो उसको हम बेसिकली नेम देंगे रीस्टोरिंग टॉर्क या रीस्टोरिंग कपल, विच इज इक्वल टू द C थीटा। अब यहां पे सबसे पहले टॉर्क की जनरल इक्वेशन यहां पे मेंशन कर लेते हैं कि जो कि गैल्वानोमीटर के लिए यूज होती है, दैट इज इक्वल टू NIAB cos ऑफ अल्फा, जो कि बेसिकली अल्फा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल के दरमियान एंगल है, N नंबर ऑफ टर्न्स है, I बेसिकली करंट है, करंट A एरिया और B मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट कर देते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क को, रिस्टोरिंग कपल को इक्वेट कर दे तो ये बन जाएगा यहां से जी NIAB इट इज इक्वल टू द C थीटा। और अगर हम करंट के लिहाज से यहां पे बात करें तो करंट यहां से आ जाएगा C ओवर NAB और यहां पे थीटा। अगर इस वाले फैक्टर को, जिसको मैंने ये ब्रैकेट में इनक्लोज किया है, अगर इस फैक्टर को कांस्टेंट रख दें तो यहां से करंट का और थीटा का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन होगी। यहां पे ये जो फैक्टर है, अगर हम करंट गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी की बात करें तो यहां पे आप उसको लिख सकते हैं
this factor that is equal to the sensitivity of गैल्वानोमीटर। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, एरिया के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, सी के ऊपर बेसिकली डिपेंड कर रही। तो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने के लिहाज से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप आसानी से इस फॉर्मूले को याद रख के आसानी से उसका सॉल्यूशन भी बता सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डिफरेंट मीटर्स हैं, उन डिफरेंट मीटर्स के बारे में हम लिखेंगे, हेडिंग बना लेंगे यहां पे मीटर्स। सबसे पहले लिखेंगे जी एम मीटर के बारे में, लेटर और हम बात करेंगे अबाउट द वोल्ट मीटर, और उसके बाद है जी ओहम मीटर। वोल्ट मीटर जैसा कि आप एम मीटर जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी जगह पे अगर हमने करंट को मेजर करना है तो करंट को मेजर करने के लिए एम मीटर यूज करते हैं। तो यहां पे लिख देंगे करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और वोल्ट मीटर बेसिकली वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और ओहम मीटर रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। अगर एक गैल्वानोमीटर को हमने एम मीटर में कन्वर्ट करना तो हम क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसे हम शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो इससे गैल्वानोमीटर जो है वो एम मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे लिख देंगे कि गैल्वानोमीटर को, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, गैल्वानोमीटर को अगर हमने एम मीटर में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर। यहां पे जो शंट रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस जिसको स्मॉल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, अगर हम उसको पैरेलल लगा देंगे गैल्वानोमीटर के साथ तो गैल्वानोमीटर एम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम शंट रेजिस्टेंस की बात करें कि शंट रेजिस्टेंस बेसिकली दैट इज इक्वल टू IG RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। ये RG बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर और IG बेसिकली करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर, और I ये जो मेन करंट इस पूरे सिस्टम में आ रहा है। अगर हम गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए तो सेम उसी तरह पैटर्न में यहां पे लिखेंगे, गैल्वानोमीटर को हमने कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, तो हम क्या करेंगे कि गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे और ये गैल्वानोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर बन जाएगा। और अगर हम हाई रेजिस्टेंस की बात करें तो हाई रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू V/IG माइनस RG। तो ये बेसिकली हाई रेजिस्टेंस के लिहाज से बन जाएगा। तो यहाँ पे मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो आप जस्ट उसके फार्मूले से बना के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द एवोमीटर। एवोमीटर बेसिकली क्या है, एक ऐसा मीटर है कि जिसमें तीनों चीजें मौजूद हैं, यानी कि एवोमीटर में A से जो एम मीटर और V से इसका वोल्टेज मेजरिंग पार्ट है और O से बेसिकली ये ओहम मीटर है। तो यहाँ पे डिफरेंट सिलेक्टर रेंज को आप सिलेक्ट करके करंट भी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, और ओहम मीटर से जो इसका पार्ट है उससे आप इसकी रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और DMM भी है बेसिकली जिसमें डिजिटल मल्टीमीटर है, आप वहां पे इंतहाई ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, प्रिसीजन के साथ तमाम चीजों को, करंट को, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को आप एक्यूरेसी के साथ आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं।